हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो बहुत बार तो क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। क्यों बनता है, हर हमेशा ध्यान रखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। समझ गए बात को। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी मोलिकुल्स अपने स्टेबिलिटी को त्याग करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि अब कोई रिएक्शन ऐसा है ना, कोई रिएक्शन आप ऐसा कराना चाहते हैं जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में है, और फिर भी आप उसकी स्टेबिलिटी को हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला नंबर देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट कंपाउंड बेंजीन है, और बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिसिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी के पास भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एटलीस्ट इन सब के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इन सब में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है, ठीक है। तो अब कहता है कि इसके अंदर जो है आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया। हाइड्रोजनेशन आपको पता है एक रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन किया, और आप यहाँ पर देखिए अगला जो प्रोडक्ट है बच्चों वो है साइक्लोहेक्साडाइईन। गौर से इसको देखिए, तो ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? ये कार्बन देखिए sp3 है, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक है, कहने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बदलना चाहते हो, तो जानते हो तो पहला नंबर तो संभव नहीं है। दूसरा नंबर अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो E1 E2 E3 में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में आपका खर्च हो जाएगा, E1 में ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है, आपको यही देखना है कि आगे के जो प्रोडक्ट हैं अगर वो लेस स्टेबल हो रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तब तो एनर्जी कम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आगे के प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल होते जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अगले वाले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए E2, यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, और यहाँ पर इसको देखिए अल्कीन है तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी है, और यहाँ पर देखिए कोई भी स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। तो अगर हम E2 से E3 में बात करें, मैंने यहाँ से यहाँ पर जाएं, तो हमें ये पता है कि ये देखिए रेजोनेंस स्टेबल है और ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है, तो स्वाभाविक बात है आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, E3 के रिस्पेक्ट में। वो इसलिए क्योंकि देखिए E3 के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, E3 के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखिए यहाँ वाले प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, कम स्टेबल ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेबिलिटी घटती जा रही है, तो स्टेबिलिटी घटती जा रही है तो एनर्जी तो बढ़ता जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है E2 हो जाएगा, फिर उसके बाद E3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड होगा। हेलो दोस्तों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में इस तरह से देखिए एक सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। तो कहता है कि बताइए इस सॉल्यूट के लिए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल रहेगा और किस सॉल्वेंट को लेने पर रिएक्शन जो है फास्ट होगा, ठीक है। एक प्रकार से आपको रेट बताना है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला नंबर तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड लिया, हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो है यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूट जाए, ठीक है, तो देखिए कैटायन और एनायन के फॉर्म में ये टूटेगा। हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी देता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तभी बदलेगा जब वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर अब सुनिएगा,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये अल्काइल हैलाइड था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है यहाँ पर पोलराइजेशन था, ठीक है। पोलराइजेशन के बाद जो है ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूटा है। अब देखिए कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूटा तो जरूर है, लेकिन ये रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए बच्चों आपको सॉल्वेंट का चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि अल्काइल हैलाइड का जो SN1 रिएक्शन है, नहीं सुना है, हो सकता है GOC चल रहा है। तो इसमें देखिए सिंपल सा, ज़्यादा आगे का बात नहीं करेंगे हम लोग। इसमें क्या है कि आप एक ऐसे सॉल्वेंट का चुनाव कीजिए जो कि हाईली पोलर हो। हाईली पोलर मतलब जैसे H2O का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। देखिए H2O का चुनाव करने से क्या होगा, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस और यहाँ पर डेल प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो H2O है बच्चों, ये हाईली पोलर कंपाउंड होता है। H2O की पोलरिटी जो है ज़्यादा होती है किससे, इथाइल अल्कोहल से होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इथाइल अल्कोहल में यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस, और इधर से इथाइल की तरफ से इसको प्लस I लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी पोलरिटी ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये जो ईथर है, ठीक है, ईथर, ठीक है, ये भी वैसे तो पोलर सॉल्वेंट ही होता है, लेकिन ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है ये पोलर, ये दोनों है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ये है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको तो बस ये देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा पोलरिटी यही है। तो अब देखिए जो कैटायन और एनायन के फॉर्म में जो ये टूटा है, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी किसके द्वारा मिलेगी, इसको स्टेबिलिटी करने का मतलब ये इस रूप में एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब इसको कोई एक ऐसा सॉल्वेंट मिले जो इसके कैटायन को भी स्टेबिलिटी दे दे और इसके एनायन को भी स्टेबिलिटी दे दे। कहने का मतलब इसके कैटायन के साथ भी रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन होकर कुछ बन जाए, और एनायन के साथ भी रिएक्शन होकर कुछ बन जाए। तो ये तभी हो सकता है जब आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट चुना होगा जिसके पास पॉजिटिव एंड भी होगा और नेगेटिव एंड भी होगा। तो देखिए इस H2O में ये खास बात है, ठीक है। तो ये H2O का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा बच्चों, इस तरह से R प्लस के चारों तरफ जो है ये H2O मॉलिक्यूल्स इस तरह से घेर लेगा, लेकिन इस तरह से OH2 प्लस के रूप में। कैसे? तो यहाँ पर देखिए O पर निगेटिव है, तो निगेटिव एंड से क्या करेगा, इन सब में इस तरह से अट्रैक्शन हो जाएगा, बोले तो इस कैटायन का हाइड्रेशन हो जाएगा। उसी समय देखिए यहाँ पर जो X माइनस है, X माइनस के चारों तरफ भी पॉजिटिव एंड H2O जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन H2O जो है HOH के रूप में। क्यों? क्योंकि H पर देखिए यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, HOH के रूप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर एनायन क्या है, एनायनिक फॉर्म में है, तो एनायन कैटायन के साथ अट्रैक्ट होगा और कैटायन एनायन के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो कैटायन और एनायन बना है इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ा है किसके कारण, इस पोलर सॉल्वेंट के कारण। समझ गए बात को? अगर यहीं पर इस पोलर के जगह पर मान लीजिए कि आप ऐसा सॉल्वेंट ले लेते हैं जो नॉन पोलर हो जाता या पोलर अप्रोटिक होता, तो भी रिएक्शन तो होता, लेकिन वैसी स्थिति में इसका रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। रेट पर सॉल्वेंट के चुनाव से जो है किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और किसी का रेट घट जाता है ना, यही फर्क पड़ता है इसमें। अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग लौटते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारा नेप्थलीन लिया गया है रिएक्टेंट के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा है? नॉन पोलर कंपाउंड है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि कोई पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा तो क्या होगा रेट पर। तो इसका देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालते हो और उसी पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, ठीक है, तो रिएक्शन दोनों में होगा, रिएक्शन दोनों में मिलेगा, बस फर्क पड़ेगा उसके रेट पर। समझ गए बात को? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, और ऐसा करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर देखिए नॉन पोलर है और हमें पता है कि H2O जो है ये तो हाईली पोलर है, ठीक है। H2O जो है ये तो हाईली पोलर है, तो हाईली पोलर तो पोलर को ही सूट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस नॉन पोलर सॉल्वेंट नेप्थलीन के लिए इन तीनों में से हम वैसे सॉल्वेंट का चुनाव करेंगे जो काफ़ी इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये ईथर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन रहेगा? ईथर रहेगा। क्यों? ईथर को हमने क्यों चुना? क्योंकि जो रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर सब्सटेंस लिया गया है उसमें पोलरिटी नहीं है, ठीक है। तो पोलरिटी नहीं है तो हम सॉल्वेंट भी ऐसा ही चुनेंगे जिसमें पोलरिटी ना के बराबर होता है, ठीक है। ना के बराबर का कहने का मतलब यह है कि जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड दोनों नहीं हो। इसमें निगेटिव एंड तो होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इन तीनों में से सुटेबल इसके लिए यही रहेगा। फिर इससे कम पोलर ये है इथाइल अल्कोहल और फिर उससे कम ये है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है।